बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 9 मई 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। मुस्लिम आरक्षण को लेकर के तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसको लेकर के भाजपा पर जम करके तंज कसा गया है। आपको बता दूं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण देने के मामले में भाजपा के निशाने पर आ चुके आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने हालांकि सफाई दे दी है, लेकिन भाजपा की ओर से उन पर लगातार हमले जारी है। अब इस मामले में तेजस्वी यादव ने भी अपना पक्ष रखा है। जब तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी हमारे परिवार से डरे हुए हैं, वह कब नहीं बोलते हैं हम लोगों पर ही तो वह हमेशा बोलते रहते हैं। जब अब तो हम लोगों पर ही दिन भर बोलते रहते हैं। आप खुद देखिए कि पीएम दूसरे राज्य में जाकर भी मुझे गाली देते हैं। तो फिर सही बात तो ये है कि ये लोग खुद हमसे डरे हुए हैं और हमसे भयभीत हैं। जहाँ हमने तो पहले ही बोल दिया है कि वे पीर जादे हैं, जब कुछ भी कह सकते हैं। पीएम मोदी अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस बार उनका सत्ता से दूर होना तय है, ये कहना है तेजस्वी यादव का। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार बिहार के साथ देश की जनता तानाशाह सरकार को हटाना चाहती है। अभी तो 3 चरण ही हुआ है, ये लोग तीसरे चरण के मतदान के बाद ही उंगली चबाने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर हिंदू मुसलमान नहीं करे तो वे पार्षद का भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है आरजेडी नेता मनोज झा का। जी हाँ, आरजेडी नेता मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जम करके हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर हिंदू और मुसलमान ना करे तो वे पार्षद का चुनाव तक नहीं जीत सकते हैं। जब पीएम के स्क्रिप्ट राइटर बड़ा नुकसान करा रहे हैं। मनोज झा ने कहा है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट से देश की राजनीति और फिर सामाजिक ढांचा बदला है। पीएम को पढ़ना चाहिए, जब उसमें अन्य धर्मों के लोग भी है। जब पीएम के स्क्रिप्ट राइटर बड़ा नुकसान करा रहे हैं, आपको ये क्या हो जाता है प्रधानमंत्री जी। साथ ही मनोज झा ने कहा कि आप अगर हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो पार्षद और पंचायत का चुनाव लड़ने की क्षमता आप में नहीं है। दोस्तों मौसम को लेकर के एक ताजा जानकारी सामने आई है। मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान लगाया है उसके मुताबिक तमाम राज्यों में बारिश होगी, यानी कि देश के तमाम राज्यों में, सिर्फ बिहार में ही नहीं। जब वहीं पर कई राज्यों में लोगों को हीट वेव का सामना भी करना होगा। बिहार के बारे में मौसम विभाग का कहना है कि राजधानी पटना, सीवान, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, नवादा, किशनगंज, गया, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, वैशाली, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय इलाके, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दक्षिणी और फिर भीतरी हिस्से में भी हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में भी कई जगह बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। दोस्तों बिहार में इंटर पास हो चुके लड़कियों को बिहार सरकार के द्वारा 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। यह खबर के अनुसार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 12वीं कक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास कर चुकी छात्राओं को सरकार के द्वारा ये राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए लड़कियों को बिहार का अस्थायी निवासी होनी चाहिए। ई कल्याण बिहार पोर्टल के माध्यम से इस योजना के लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकती है और इस योजना का लाभ ले सकती है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम आवेदन कहां पर करें और किस वेबसाइट पर करें। तो आपको बता दें कि आप आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल www.medhasoft.bis.nic.in पर जाकर के योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार इसी वेबसाइट में जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। आपको ये भी बता दूं कि आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई है, जहाँ ज्यादा समय नहीं है, मुश्किल से 6 दिन टाइम है। बिहार में हर तरफ रोजगार की बात कही जा रही है। इस लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक किसी मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है तो वो मुद्दा है रोजगार और सरकारी नौकरी। एक तरफ से तेजस्वी यादव अपने सार्वजनिक मंच से ये कह रहे हैं कि उन्होंने सरकार में रहते हुए लाखों लोगों को सरकारी नौकरी दिया, तो वहीं पर सीएम नीतीश कुमार और जदयू के नेता का कहना है कि उन्होंने सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है, ये योजना हमारी है। इसी बीच अब एक बार फिर से बिहार में चुनाव के बाद लोगों को नौकरी मिलने जा रही है। जी हाँ, तो चलिए हम आपको बताते हैं पूरी खबर के बारे में कि कैसे मिलेगी। तो आपको बता दूं कि दरअसल ग्रामीण कार्य विभाग में इसी साल जुलाई तक करीब 4009 पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। इसके तहत अभियंता प्रमुख से लेकर के सहायकों तक की बहाली होगी, जहां इसकी मंजूरी सरकार से मिल चुकी है। अब इन पदों पर बहाली के लिए वित्तीय प्रबंधन का इंतजाम करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस बहाली की वजह विभाग के बड़े कामकाज को बेहतर तरीके से पूरा करना है। इसमें ग्रामीण सड़कों, पुलों का निर्माण और फिर मेंटेनेंस शामिल है। मिल रही जानकारी के अनुसार साल 2012 में विभाग के पूर्वानुमान के समय बजट
बजट करीब 1449 करोड़ रुपए था। साल 2023-24 में विभाग के बजट का आकार 8 गुना बढ़कर के 11,569 करोड़ रुपए हो गया है। इसके साथ ही विभाग के दायित्व और फिर कामकाज भी बढ़ गए हैं। ऐसे में इन कामकाज को तय समय पर गुणवत्तापूर्ण तरीके से करने के लिए विभाग में कई नए लोगों की जरूरत महसूस हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग में बहाली की जाएगी। तो ऐसे में अगर आप भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आप इन बहाली पर नजर बनाए हुए रखें और आप इस पर अप्लाई करें जब इस समय आएगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी जॉब, कौन सी वैकेंसी किस समय निकलेगी। तो आपको बता दूं कि इसके लिए आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। आप केडीबी लैब ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। केडीबी लैब ऐप में वहां पर जॉब न्यूज से रिलेटेड एक प्रोफाइल आपको दिखेगी। उसमें अगर आप फॉलो कर लेंगे इस ऐप में, इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद जॉब न्यूज प्रोफाइल को फॉलो कर लेंगे तो आपको जॉब से जुड़ी हुई नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहेगा। तो आपको आराम से जानकारी हो जाएगी, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लें। आपको बता दूं कि इस ऐप में सिर्फ यही की नहीं बल्कि बिहार की तमाम तर खबरें दी जाती है सिर्फ 1 मिनट में। तो ऐसे में अगर आप भी बिहार की खबरों से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप केडीबी लैब ऐप को इंस्टॉल कीजिए। प्ले स्टोर में जाकर के प्ले स्टोर में लिखिएगा केडीबी लैब आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए, जॉब की खबरों को भी देखिए साथ ही साथ। अब बिहार में हर दिन किसी न किसी घर में जमीन का बंटवारा होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने जमीन बंटवारे से संबंधित नियम तय किए हैं ताकि जमीन बंटवारे के दौरान या फिर बाद में किसी तरीके का कोई भी झगड़ा ना हो। खबर के अनुसार बिहार में अब लोग 100 घोषित वंशावली के साथ भी अपनी जमीन का आपसी बंटवारा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें वंशावली के साथ बंटवारा से संबंधित आवेदन संबंधित अंचल अधिकारी को देना होगा। इसके बाद बंटवारा मान्य होगा। आपको बता दें कि बंटवारे के बाद जिनके हिस्से में जो जमीन आएगी उनके नाम से जमीन की जमाबंदी की जाएगी। जमीन की जमाबंदी के बाद ही उस व्यक्ति को उस जमीन को बेचने का अधिकार मिलेगा। इसको लेकर के सभी जिलों में नियम कानून लागू कर दिया गया है। वहीं पर सरकार ने 100 घोषित वंशावली के साथ दिए जाने वाले बंटवारा आवेदन के आधार पर भी अंचल अधिकारी को ऑनलाइन दाखिल खारिज करने का निर्देश दिया है ताकि बंटवारे के बाद जमीन की दाखिल खारिज की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जान रहे हैं कि इस बार उनका जाना तय है और इस बार बिहार और पूरे देश की जनता तानाशाही सरकार को हटाना चाह रही है। तीसरे चरण के चुनाव में हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। हमें पूर्ण विश्वास है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वहीं लालू प्रसाद यादव पर प्रधानमंत्री के द्वारा हमला करने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वे कब नहीं लालू जी पर हमला बोलते हैं, दिन भर तो हमला बोलते रहते हैं। वे लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी कुछ भी कर सकते हैं, केवल झूठ बोलते हैं और वे झूठ भी बोल सकते हैं और वे कुछ भी कर सकते हैं। आरक्षण के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा, हम लोगों ने जो आरक्षण बढ़ाया है जाति आधारित गणना करने के बाद अब तक 9वीं सूची में उन्होंने शामिल क्यों नहीं किया। उन्होंने 9वीं सूची में शामिल इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें एबीसी का, ओबीसी का और एसटी का सब लोग आरक्षण हमने बढ़ाने का काम किया और देश भर में सबसे ज्यादा 75% आरक्षण बिहार में दिया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री की कथनी करने में भारी अंतर है। प्रधानमंत्री जी को धर्मशास्त्र सीखना है। धर्म के साथ साथ कर्म की भी बातें आप करें कि 10 साल आपने किया है क्या है, या आपने बिहार के लिए क्या किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि तीसरे चरण के मतदान ने यह साबित कर दिया है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन अघाड़ी की एक्सपायरी डेट तय हो गई है। चुनाव के पहले ये जो भानुमति का कुनबा जुड़ा था वह 4 जून को रेत के टीले की तरह बिखरने वाला है। इस बार का चुनाव संतुष्टिकरण और तुष्टिकरण के बीच हो रहा है, ये कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। दोस्तों, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि लालू प्रसाद यादव का मुसलमानों को आरक्षण देने का वादा करना यह बताता है कि राजद कांग्रेस गठबंधन पूरी तरीके से मुस्लिम लीग के रास्ते पर है। ये लोग संविधान और लोकतंत्र की बात करके उसकी आड़ में देश में धार्मिक उन्माद फैलाकर केवल अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि लालू प्रसाद यादव को पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में धार्मिक आधार पर किसी को आरक्षण देने की बात नहीं की गई है और न ही हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में धार्मिक विभाजन का कोई प्रावधान है। जब विजय सिन्हा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अपनी योजनाओं को सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ सभी 140 करोड़ देशवासियों तक पहुंचा रही है। इसी बौखलाहट में अब लालू जैसे लोग 1990 के दशक का घिसा कैसेट बजाते हुए लोकतंत्र और संविधान की मूल भावनाओं को ताक पर रख करके देश में उन्माद और अराजकता फैलाने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर के लगातार उठ रहे सवालों पर लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं बल्कि सामाजिक पिछड़ापन होता है। जब प्रधानमंत्री को इतनी भी समझ नहीं है
है। जब सवालिया लहजे में लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मंडल कमीशन हमने लागू करवाया था। क्या नरेंद्र मोदी ने मंडल कमीशन और उसकी सिफारिशें पढ़ी है? मंडल कमीशन में सैकड़ों जातियां हैं जिनमें आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन धर्म के आधार पर नहीं। लालू प्रसाद यादव ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। साथ ही मुस्लिम आरक्षण पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। जी हां, लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ये लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, बीजेपी के लोग। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तो संविधान समीक्षा आयोग तक गठित कर दी थी। ये लोग संविधान मानने वाले लोग नहीं हैं। यदि संविधान मानते तो फिर नफरत फैलाने वाली विभाजनकारी भाषा का प्रयोग नहीं करते। ये कहना है लालू प्रसाद यादव का। दोस्तों, बिहार में अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर आप बिना गारंटी के लोन ले सकते हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी युवाओं के लिए कई तरह की लोन योजना चलाती है। उनमें से एक है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। जब बिहार सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। जब सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोन ब्याज मुक्त होता है, यानी कि इस लोन में कोई ब्याज नहीं होता है। बिहार के युवा इस योजना का लाभ उठा करके बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वहीं पर दूसरा है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। तो इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति बिना किसी गारंटी के 50,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं और अपने बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हालांकि 10% ब्याज दर के हिसाब से ही लोन चुकाना पड़ेगा, लेकिन ये लोन बड़े आसानी से मिल जाएगा। आप किसी भी बैंक में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, चर्चित चुनावी रणनीतिकार और बिहार में जनसुराज पद यात्रा कर रहे प्रशांत किशोर ने कहा कि मुसलमान 32 साल से लालटेन को वोट दे रहे हैं। जब समय आ गया है जब मुसलमानों को राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से पूछना चाहिए कि मुसलमान को आज तक उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया या फिर कोई बड़ा मंत्रालय क्यों नहीं दिया गया। जब पत्रकार वार्ता के दौरान प्रशांत किशोर ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जब तक आप समाज में सुधार नहीं लाएंगे, आपके बच्चे गुजरात और तमिलनाडु में जाकर के मजदूरी ही करेंगे या फिर यहाँ के लोगों का भला कैसे होगा। उन्होंने कहा कि मैं बिहार में 18 महीने से पैदल चल रहा हूं। 5000 से ज्यादा गांव में जाने के बाद मैं रोज मंच से कहता हूं कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, बदहाल, फटेहाल अगर बिहार में कोई है तो वे मुसलमान है। लेकिन 32 सालों से मुसलमानों ने राजद का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी 30 से 32 सालों में मुसलमानों ने राजद से कभी भी नहीं पूछा है कि आपके नेता सड़क और ग्रामीण कार्य मंत्री रहे, फिर हमारे गाँव में सड़क, नाली और फिर गली क्यों नहीं बनी। आप स्वास्थ्य मंत्री थे, फिर बच्चों के लिए अस्पताल और दवा क्यों नहीं है। आप शिक्षा मंत्री थे, तो फिर हमारे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की। मुसलमान इन सारी परेशानियों के बावजूद भी लालटेन को ही वोट देते हैं। ये कहना है प्रशांत किशोर का। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बिहार में तीसरे चरण का मतदान 7 मई को संपन्न हो गया। इससे पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल और दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को हुआ था। जब बिहार में अब तक 14 लोकसभा सीट पर मतदान हो गया है। इन 14 सीटों को लेकर के आरजेडी ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने यह भविष्यवाणी कर दी है कि अब तक के 14 लोकसभा सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी का खाता तक खुलता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी को एकाध सीट भी मिलना मुश्किल है। जब मनोज झा ने कहा कि हम तो अहंकार की भाषा नहीं बोलते हैं, देश में बीजेपी ज्यादा से ज्यादा 200 सीटों पर संघर्ष करेगी। मेरी इच्छा थी कि 125, 150 बोलूं, लेकिन मैं उन लोगों की तरह अहंकार में नहीं बोलूंगा। इस बात का जबरदस्त फीडबैक है। अगर मैं वो नंबर्स में बता दूं तो फिर इसके लिए मुश्किल हो जाएगी, जब मैं नंबर गेम में नहीं जाता हूं। दोस्तों, बिहार के लोगों के अंदर हुनर कूट कूट करके भरा है। जहाँ अंदर से हुनर कूट कूट के भरा है। बिहार के लोग अगर अपना हुनर को अपना अंदर से बाहर निकाल करके दुनिया के सामने में लाएंगे तो फिर कुछ कमाल करके दिखाएंगे। और होता भी है। बिहार के लोग अपने हुनर को धीरे धीरे बाहर लाते हैं दुनिया के सामने और कमाल करके छा जाते हैं। ऐसे ही एक युवक है, एक व्यक्ति है जो गन्ने के कचरे से कप प्लेट बना करके मालामाल हो रहे हैं। यही नहीं, ये लड़का कई राज्यों में माल सप्लाई भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के युवा लगातार क्रांतिकारी प्रयोग करके अपने नए उद्योग से लोगों को चौंका रहे हैं। 21वीं सदी में आत्मनिर्भर भारत का बेहतर उदाहरण भी पेश कर रहे हैं। दरअसल बिहार में गन्ना एक प्रमुख नकदी फसल है, जब किसानों द्वारा बड़े क्षेत्रफल में इसकी खेती की जाती है। गन्ने का रस निकालने के बाद उसके कचरे यानी कि खोई को यूं ही बर्बाद कर देते हैं। जब कुछ किसान तो इसे खेत में ही जला देते हैं, जिससे काफी प्रदूषण भी होता है। या वहीं पर बिहार के भागलपुर के नवगछिया के रहने वाले रितेश ने तो गजब का प्रयोग किया है और इसमें सफलता भी पाली है। रितेश ने गन्ने की कचरे यानी
की खोई से बड़े पैमाने पर सिंगल यूज कप, प्लेट, कटोरी बनाना शुरू कर दिया है, जहां वो पहले गन्ने के वेस्ट को प्रोसेस करते हैं और उसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट तैयार करते हैं। जब गन्ना का रस निकालने वाले दुकानदार और फिर अन्य जगहों से हुए खोई को जमा करके घर ले आते हैं, फिर मशीनों की मदद से उसे डेली यूज प्रोडक्ट में तब्दील कर देते हैं। जब खोई से बना प्रोडक्ट अब बिहार की कई जिले समेत दूसरे राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा भी भेजा जा रहा है। आपको बता दो कि रितेश गन्ने की खोई, केला का थंब, धान की भूसे और फलों के वेस्ट से उत्पाद तैयार करते हैं। उन्होंने बताया है कि इस प्रोडक्ट में किसी प्रकार का केमिकल प्रयोग नहीं किया जाता है, इस वजह से ये इको फ्रेंडली भी है। रितेश ने कहा कि उन्होंने बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबोर से इंटर की पढ़ाई एग्रीकल्चर से की है। वे एग्रीकल्चर में ही अपना भविष्य देखते हैं। साथ ही रितेश ने कहा कि पारिवारिक दिक्कतों के कारण स्नातक में मुझे आर्ट्स विषय को चुनना पड़ा, लेकिन कृषि के क्षेत्र में नई क्रांति लाने का जज्बा हमेशा से था। इस वजह से यूट्यूब की मदद से वीडियो देख करके इस उद्योग को शुरू करने की इच्छा हुई। अब तो मुझे ये सामान बनाते हुए 3 महीने हो चुके हैं। बाजार में प्रोडक्ट को अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। दोस्तों, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और फिर एनडीए उम्मीदवार डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि सदियों से कांग्रेस हिंदू आस्था, ब्राह्मण और फिर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करती रही है। कांग्रेस अपने वोट बैंक की राजनीति को मजबूत करने के लिए अब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना चाहती है। जहां उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया था, उसी तरह वह एक विशेष समुदाय को, संप्रदाय को खुश करने के लिए राम मंदिर पर आए फैसले को बदल देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस को सनातन और राम से इतनी अधिक समस्या है कि उन्होंने भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भी बहिष्कार किया था। बाद में राम मंदिर जाने या फिर उसका समर्थन करने वाले कांग्रेसियों को इतना अपमानित किया गया कि उन्हें पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, आज यानी कि 9 मई को पेट्रोल डीजल की नई कीमतें जारी कर दी गई है। देश भर में पेट्रोल डीजल के भाव सुबह 6 बजे से अपडेट कर दिए जाते हैं, जिसके मुताबिक बिहार सहित देश के कई राज्यों में आज पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। वहीं कई राज्यों में पेट्रोल डीजल के रेट भी घटे हैं। इसके अलावा कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपको बता दूं कि देश की प्रमुख सरकारी तेल कंपनियां जैसे भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल की तरफ से फ्यूल रेट जारी की जाती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम पर आधारित होती है। ऐसे में आप तेल भरवाने से पहले पेट्रोल डीजल के लेटेस्ट रेट जरूर चेक कर लें। दोस्तों, बिहार में प्री मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है। बीते मंगलवार से ही राज्य के यानी कि बिहार के कई जिलों में वर्षा के साथ वज्रपात गिरने की खबर सामने आई है। वज्रपात से 3 लोगों की जान भी गई है। जब मौसम विभाग के अनुसार कल बिहार के लगभग सभी जिलों में बारिश के साथ वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर झोंके के साथ तेज हवा की संभावना है। जहाँ उत्तर बिहार में आज कई वर्षा और फिर वज्रपात के साथ आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पर दक्षिण बिहार के कई जिलों के लोगों को वज्रपात से अलर्ट रहने की चेतावनी दी गई है। दक्षिण बिहार में उत्तर पूर्वी इलाके के भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया जिले में अधिक वर्षा के साथ आंधी तूफान और फिर तेज हवा की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि बिहार भीषण गर्मी के प्रकोप में था, लेकिन पूर्वी हवा के प्रभाव के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। जब मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार कल जो बिहार के उत्तर पूर्वी भाग पर चक्रवाती परिसंरक्षण बना हुआ था, वह आज कमजोर पड़ गया है। दोस्तों, बिहार में अगर आप पपीते की खेती करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार बिहार में पपीते की खेती के लिए 45,000 की सब्सिडी दे रही है। इसका लाभ लेने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार मुख्यमंत्री बागवानी मिशन या अंतर्गत पपीता विकास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म उपलब्ध करा दिया गया है। अगर आप इसका लाभ लेकर के पपीते की खेती करना चाहते हैं तो फिर जल्द से जल्द आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। आपको बता दूं कि इस योजना के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर पपीते की खेती के लिए अनुदान की राशि प्रथम वर्ष 33,750 रुपए तथा द्वितीय वर्ष 11,250 रुपए दिया जाएगा। जहाँ इसमें सामान्य श्रेणी के 78.56%, अनुसूचित जाति के 20% एवं अनुसूचित जनजाति के 1.44% की भागीदारी होगी। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में आज भी 85% जमीन पूर्वजों के नाम से दर्ज है, जिसके कारण कई लोगों को जमीन बेचने तथा जमीन के कागज तैयार करने में दिक्कत हो रही है। खबर के अनुसार पूरे बिहार में 85% भूमि पूर्वजों के नाम से खतियान में दर्ज है और उन्हीं के नाम से आज भी जमाबंदी चल रही है। जब कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास जमीन तो है, लेकिन जमीन से संबंधित कोई भी कागजात नहीं है और पूर्वज भी जिंदा नहीं है। तो आपको बता दें कि बिहार में सर्वे के माध्यम
माध्यम से जीवित रैयत के नाम से खतियान अपडेट किया जा रहा है। इसके लिए लोगों से जमीन के पुराने खतियान और फिर वंशावली मांगी जा रही है, लेकिन खतियान नहीं होने से कई लोगों को जमीन सर्वे कराने में दिक्कतें आ रही है। अब सवाल यह है कि आखिर खतियान निकलेगा कैसे? तो आपको बता दो कि खतियान निकलवाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अभिलेखागार आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद वहाँ 2 रुपए का शेड्यूल फॉर्म नंबर 75 लेकर के उसमें अपना और फिर अपने जमीन की जानकारी भरना होगा। उसके बाद उस फॉर्म के ऊपर 5 रुपए का रेवेन्यू टिकट लगा करके अभिलेखागार में जाना होगा और फॉर्म जमा करते हुए 20 रुपए सरकारी शुल्क देना होगा। इस तरह से आपको आपका जमीन का खतियान मिल जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर नालंदा में लोजपा रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान ने कांग्रेस और फिर राजद पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस राजद गठबंधन सत्ता में आया तो वह विरासत पर टैक्स लगा करके आम लोगों की संपत्ति जब्त कर लेगी। जहां चिराग पासवान ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो संविधान को खत्म होने का खतरा दिखाते हैं, उन्होंने 1975 में आपात लगा करके संविधान को खत्म करने का काम किया था। जब मैं कसम खा करके कहता हूँ कि जब तक हम हैं तब तक न संविधान और न ही आरक्षण खत्म होगा, ये कहना है चिराग पासवान का। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि राहुल गांधी यहाँ विरासत पर टैक्स लगाना चाहते हैं। अगर विरासत टैक्स लागू हो जाएगा तो फिर आप लोगों की जमीन, गरीब किसान मजदूर की संपत्ति, गहने जेवर सबको हड़पने के लिए कांग्रेस राजद कानून बनाएगी। विरासत टैक्स के नाम पर 55% जब्त की जाएगी और उसे हड़प लिया जाएगा। ऐसी सोच के साथ कांग्रेस राजद सरकार बनाने का सपना देख रही है। दोस्तों, बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। शायद यही कारण है कि एक के बाद एक अपराध की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। जब बेगूसराय और सुपौल में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दो कि बेगूसराय में बाइक सवार अपराधियों ने एक नर्स को निशाना बनाया है। स्टेट बैंक के मेन ब्रांच से 3 लाख रुपए निकाल करके घर लौट रहे नर्स से दिन दहाड़े सारा कैश लूट लिया और मौके से फरार हो गए। जब घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची मुफस्सिल थाने की पुलिस ने हेमरा रोड पर लगे CCTV को खंगालने में जुट गई है। वहीं पर पीड़िता से पूरी घटना की जानकारी ली है। वहीं लूट की दूसरी घटना बगहा के पटखोली और फिर सेमरा थाना क्षेत्र के सीमा के पास महुअर गांव के पास हुई है, जहां मंगलवार की शाम सेमरा थाना से पैसे की वसूली करके बगहा लौट रहे L&T फाइनेंस कंपनी के कर्मी शत्रुघ्न कुमार से अज्ञात अपराधियों ने 1,05,000 रुपए लूट करके फरार हो गए। दोस्तों, बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने निर्दलीय उम्मीदवार और भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर तंज कसा है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि पवन सिंह जमीन पर पवन सिंह की कोई चर्चा है ही नहीं, सिर्फ हवा में उनके भोजपुरी स्टारडम की बात है। जब मंगलवार को पत्रकारों के साथ बातचीत करने के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मीडिया और फोन में दिख रहे हैं लेकिन जमीन पर कहीं नहीं है। काराकाट में तो सिर्फ एनडीए और एनडीए है। दावा करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि काराकाट में कोई हवा नहीं है और न ही कोई चुनौती है। उपेंद्र कुशवाहा ने मुसलमानों को आरक्षण देने वाले बयान पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव मुसलमान आरक्षण की बात कर रहे हैं तो फिर जो बेतुका है। आरक्षण को संविधान के दायरे में बनाया गया है। कई महापुरुष एक साथ होकर के संविधान बनाए हैं। लालू प्रसाद यादव हो या फिर और कोई, आरक्षण में कोई बदलाव नहीं कर सकता। उन्होंने कहा है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए झूठ फैलाते हैं। आरक्षण लोकतांत्रिक है, दुनिया की कोई ताकत इसे बदल नहीं सकती है। संविधान में कोई बदलाव कर दे ये असंभव है, कभी नहीं हो सकता। ये लोग झूठ फैलाते हैं। ये लोग चाहते हैं कि जनता उनके पक्ष में वोट करे, लेकिन जनता इन्हें पहचान चुकी है, इनकी बातों में नहीं आने वाली है। दोस्तों, बिहार में कई सालों से शराबबंदी लागू है, इसके बावजूद भी बिहार में शराब माफिया एक्टिव है। वहीं पर बिहार के गया जिले में अवैध शराब का काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस की टीम पर हमला हो गया। जब गांव में ही शराब बनाने की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने ईंट पत्थर से हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस वाले जान बचा करके भागते हुए नजर आए। जब पुलिस की पिटाई का ये मामला बिहार के गया जिले के डोभी थाना क्षेत्र के शिवतीपुर महादलित टोला का है। तो डोभी पुलिस शिवरतीपुर के महादीप टोला गाँव में शराब बनाने की सूचना पर छापेमारी करने गई थी। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। गांव की महिलाओं और फिर बच्चों ने दौरा करके ईंट पत्थर पुलिस पर बरसाना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस वाले अपनी जान बचाते हुए गाड़ी में बैठ करके वहां से भाग निकले। वहीं पर गांव वालों का आरोप है कि पुलिस ने एक ग्रामीण की पीट करके उसके सिर फोड़ दिया था। इसके बाद गाँव वाले आक्रोशित हो गए। देखते ही देखते पुलिस पर महिला भी आक्रोशित हो गई। जब पहले तो महिलाओं ने खूब गाली गलौज किया और फिर ईंट पत्थर फेंकने लगी। जब किसी तरह पुलिस वहां से भाग गई।
बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि देश के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के विकास में नीतीश कुमार ने कभी समझौता नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बिहार में सम्राट अशोक चंद्रगुप्त जरासंध को उनकी वीरता के लिए याद किया जाता है, ठीक उसी तरीके से विकास और फिर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रधानमंत्री मोदी का कोई जोर नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि 2047 तक भारत देश एक विकसित देश के श्रेणी में आ जाएगा। इसी संकल्प के साथ नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज देश आर्थिक व्यवस्था के मामले में 5वें स्थान पर पहुंच गया है, ये कहना है सम्राट चौधरी का। बिहार के नवादा जिला साइबर क्राइम का सुरक्षित जोन बन गया है। यहाँ से लगातार साइबर क्राइम की घटना सामने आ रही है। देश भर के लोगों के साथ नवादा से साइबर फ्रॉड किया जा रहा है। नवादा में बैठ करके साइबर ठग देश के हर राज्य के लोगों को चूना लगा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि अगर आपके मोबाइल में भी कभी फ्रॉड का कॉल आया होगा या फिर फ्रॉड का मैसेज आया होगा तो आपको बता दूं कि ज्यादातर लोग बिहार के नवादा से ही ये ऑपरेट कर रहे हैं और आपको कॉल कर रहे हैं ठगी करने के लिए या ऑनलाइन साइबर ठगी करने के लिए। आपको बता दूं कि इसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है, जहां पुलिस लगातार छापेमारी करके सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज रही है। इसके बावजूद भी साइबर अपराधी विभिन्न नए तरीके से ठगी में लग जाते हैं। ताजा मामला बिहार के नवादा जिला के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के गोसपुर ग्राम का है। मंगलवार को वारिसलीगंज थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि गोसपुर ग्राम में कुछ साइबर अपराधी इकट्ठा हुए हैं। वे भोली भाली जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। इसकी सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष ने एसपी को सूचित किया। इसके बाद एक टीम गठित करके इस स्थान की घेराबंदी करके छापेमारी की गई। पुलिस गोसपुर हॉल्ट से 100 मीटर दूर उत्तर दिशा में वाल्मीकि सिंह के अर्धनिर्मित मकान में पहुंचे तो फिर वहां कुछ साइबर अपराधी ठगी कर रहे थे। जब पुलिस को देखते ही साइबर अपराधी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने अपराधियों को दबोच लिया। उनके पास से 13 मोबाइल, 5 ATM कार्ड, 1,83,670 रुपए बरामद हुए हैं। दोस्तों, क्या आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है? जी हाँ, क्या आप पंजाब नेशनल बैंक में अपना खाता खोले हैं? अगर हाँ, तो फिर ये खबर आपके लिए बेहद खास है। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक की ओर से उन ग्राहकों या फिर अकाउंट होल्डर्स को अलर्ट जारी किया है जिनके खाते में बीते 3 साल से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है और इन अकाउंट में राशि भी नहीं है। ऐसे खातों को 1 महीने में बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, ऐसे में अगर आपने भी अपने पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट में 3 साल से कोई लेन देन नहीं किए हैं तो फिर तय समय में जरूर कर ले, नहीं तो फिर आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। आपको बता दूं कि पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को ये चेतावनी देते हुए आगाह किया है कि अगर उनके खाते में बीते 3 साल से किसी प्रकार का कोई भी लेन देन नहीं हुआ है और उनका अकाउंट बैलेंस भी नील है यानी कि नहीं है तो फिर 1 महीने में इन खातों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये कदम पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ऑपरेट न होने वाले ऐसे खातों के मिसयूज को रोकने के लिए उठाया है। दोस्तों, पूर्णिया लोकसभा सीट से आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोली है। जब उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डरा हुआ बताया और कहा कि वे एक के बाद एक गलत फैसले ले रहे हैं। बीमा भारती ने कहा कि AK-47 हथियार के साथ पकड़े गए अनंत सिंह को पैरोल पर छोड़ रहे हैं तो फिर DM की जान लेने वाले आनंद मोहन को जेल से रिहा करवा रहे हैं ताकि बचे हुए चुनाव को प्रभावित किया जा सके। 3 चरण के चुनाव में जनता ने उन्हें हराने का काम किया तो फिर अब अपराधियों का सहारा ले रहे हैं। ये कैसी सुशासन की सरकार है जो सिर्फ सुशासन का ढोंग करती है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी बीमा भारती ने कहा कि बिहार में ताबड़तोड़ रैली और पटना में PM का होने वाले रोड शो ये दर्शाता है कि CM नीतीश और PM मोदी चुनाव जीतने के लिए किस स्तर तक जा सकते हैं, लेकिन जनता ने दोनों को सबक सिखा दिया है। वहीं पर बीमा भारती ने कहा कि तीसरे चरण का चुनाव चल रहा है और बड़ी संख्या में वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। बिहार की 5 सीटों पर तीसरे चरण के चुनाव में जनता ने लालू प्रसाद और इंडिया गठबंधन को अपार समर्थन दिया है, जिससे नीतीश कुमार फिर से घबरा गए हैं। द प्लूरल्स पार्टी की सुप्रीमो पुष्पम प्रिया चौधरी भले ही चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन वे गाहे बगाहे सोशल मीडिया पर राजनीतिक दलों के नेताओं पर आए दिन अपनी प्रतिक्रिया देती नजर आती है। एक दिन पहले ही पुष्पम प्रिया चौधरी पटना पहुंची थी, जहां उन्होंने गंगा किनारे प्रणाम करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि बड़ सुख सार पौल तू तीरे, बिहार की राजनीति में भी और गंगा में बहुत पानी बहना अभी बाकी है। यानी इसका ये मीनिंग है, मानी है। प्रधानमंत्री मोदी के दरभंगा लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान समस्तीपुर लोकसभा की NDA उम्मीदवार संभावी चौधरी पर तंज कसा है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने परिवारवाद पर हमला बोलते हुए लिखा कि परिवारवाद दूधो नाहिए पूतो फले, यानी कि विकास की राजनीति राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है। आगे पुष्पम प्रिया चौधरी ने लिखा है कि मिथिला को तो सबने मिलकर के ठगा है, एम्स क्या जानकी मंदिर तक का जीर्णोद्धार नहीं हुआ, राम जी आ गए पर सीता जी का वनवास जारी है, मिथिला को तो खोखले वादे ही मिलेंगे, पर बिहार के विशेष राज्य के दर्जे का क्या हुआ और नीतीश जी कहाँ है, तबीयत
खराब है क्या, ये कहना है पुष्पम प्रिया चौधरी का। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजद नेता तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव यहां के उग्रवादी और अपराधियों को सदन में पहुंचाने में लगे हैं, इन सब पर उनको जवाब देना चाहिए। दरअसल तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 मई को बिहार की राजधानी पटना में होने वाले रोड शो पर हमला बोला था और कहा था कि जिस सीट्स को ये लोग सबसे सुरक्षित सीट बोलते थे, उसमें भी इन्हें आकर के रोड शो करना पड़ रहा है। इस पर विजय सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री बिहार में रेगुलर आते हैं, जब बिहार के प्रति उनका स्नेह है विकसित बनाने और फिर ये मानने की बिहार विकसित होगा। उन्होंने कहा है कि बिहार को विकसित करने के लिए ये अपराधी, उग्रवादी और भ्रष्टाचारी मानसिकता से मुक्ति बहुत जरूरी है और इस मुक्ति के लिए राजद की लालटेन को बुझाना आवश्यक है। वहीं पर लालू प्रसाद यादव के आरक्षण वाले बयान पर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लालू प्रसाद यादव मुसलमानों के आरक्षण के पक्षधर नहीं है, वे तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों को उग्रवादी, दहशतगर्द और अपराधी से भी वोट मिलेगा तो फिर ये लोग उसको भी आरक्षण दे देंगे। ये सनातन के संतान जो हमारे दलित अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, उनको जो संविधान निर्माता ने अधिकार दिया था, उसने अधिकार का हनन करने वाले हैं और ऐसी मानसिकता वालों को बिहार से मुक्ति करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बिहार में तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए 5 सीटों पर मंगलवार को चल रही वोटिंग के बीच पटना में विधान परिषद के 11 नए सदस्यों ने शपथ ली, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी शामिल हुई। इस दौरान सबकी नजर लालू, राबड़ी और नीतीश की मुलाकात और फिर बात पर थी, लेकिन समारोह में दोनों पक्ष औपचारिक दुआ सलाम पर सिमट गए। जब कुछ महीने पहले तक गल बगिया करके नेताओं में हाय हेलो से बात आगे नहीं बढ़ी है। नए सदस्यों की जो की कुर्सी लगी थी, उसमें नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच अब्दुल बारी सिद्दीकी को बैठाया गया था। नीतीश, राबड़ी और सिद्दीकी के अलावा मंगल पांडे, संतोष कुमार सुमन, अनामिका सिंह, उर्मिला ठाकुर, खालिद अनवर, शशि यादव, लाल मोहन गुप्ता और फैसल अली ने शपथ ली थी। दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने पाटलिपुत्र सांसद राम कृपाल को लालू का हनुमान बताया है। उन्होंने कहा है कि पहले राम कृपाल यादव लालू प्रसाद यादव का जूता चप्पल उठाते थे। जब लालू ने बेटी का चप्पल उठाने को कहा तो फिर वे रोते भागते आरजेडी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए। विजय कुमार सिन्हा ने आगे कहा कि एक स्वाभिमानी व्यक्ति कभी अपने स्वाभिमान को नहीं बेच सकता। आज राम कृपाल यादव बीजेपी में आकर के 3 बार सांसद और मंत्री बने और सम्मान के साथ जी रहे हैं। भाजपा हर समाज का सम्मान करता है, इसलिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। आरा में बीजेपी प्रत्याशी आरके सिंह के नॉमिनेशन में शामिल होने के बाद विजय कुमार सिन्हा ने लालू प्रसाद और राम कृपाल यादव की कहानी सुनाई। उन्होंने खुले मंच से कह दिया कि लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी सीएम बनी। वहीं बेटा 2 बार डिप्टी सीएम रहा और उसके पास 5 विभाग था, लेकिन उसने अपने 5 विभागों में से एक भी विभाग में कोई भी नियुक्ति नहीं की है। वहीं पर लालू प्रसाद के हनुमान कहे जाने वाले राम कृपाल यादव लालू प्रसाद के दाहिने हाथ कहे जाते थे। जब राम कृपाल यादव राजद में थे तब वे लालू यादव का जूता चप्पल उठाते थे। जब लालू यादव ने उनसे कहा कि अब मेरी बेटी का भी जूता चप्पल उठाना होगा तो फिर वे राजद छोड़ करके भाजपा में रोते रोते आ गए। भाजपा में उनको वो सम्मान मिला जो लालू प्रसाद की पार्टी में कभी नहीं मिला था। दोस्तों, बिहार की काराकाट लोकसभा सीट पर भोजपुरी स्टार पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद सियासी पारा गरमाया हुआ है। अब नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री संतोष कुमार सिंह ने दावा किया है कि पवन सिंह के खिलाफ भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह काराकाट में चुनाव प्रचार करेगी। वही एनडीए समर्थित प्रत्याशी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में वोट मांगने की अपील करते हुए नजर आ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार के चुनाव में खेला होना तय है। मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि कुछ दिन इंतजार कीजिए, पवन सिंह की जगह लोग अक्षरा सिंह के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अक्षरा सिंह जल्द ही एनडीए के लिए वोट मांगती हुई नजर आएंगी। उन्होंने दावा किया है कि काराकाट लोकसभा सीट पर हर हाल में एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा की ही जीत होगी। 10 मई के बाद वहां की चुनावी फिजा बदल जाएगी। पवन सिंह पर हमला बोलते हुए मंत्री ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें मौका दिया था, मगर अब वे भाजपा का ही खेल बिगाड़ने में लग गए हैं। जनता ये सब जानती है। दोस्तों, जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि जब तक आप समाज में सुधार नहीं लाएंगे, आपके बच्चे गुजरात और तमिलनाडु में जाकर के मजदूरी ही करेंगे। जब फिर यहाँ के लोगों का भला कैसे होगा। मैं बिहार में 18 महीने से पैदल चल रहा हूँ। 5000 से ज्यादा गाँव में जाने के बाद मैं रोज मंच से कहता हूँ कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, बदहाल, फटेहाल अगर बिहार में कोई है तो वे मुसलमान है। लेकिन 32 साल से मुसलमानों ने लालटेन का साथ नहीं छोड़ा है। 30 से 32 सालों में मुसलमानों ने 8 जिले से
कभी नहीं पूछा है कि आपके नेता सड़क और फिर ग्रामीण कार्य मंत्री रहे, फिर हमारे गांव में सड़क, नाली और फिर गली क्यों नहीं बना है। जब आप स्वास्थ्य मंत्री थे, फिर बच्चों के लिए अस्पताल और दवाई क्यों नहीं है। आप शिक्षा मंत्री थे, फिर हमारे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं है। मुसलमान इन सारी परेशानियों के बावजूद भी लालटेन को वोट देता है, ये कहना है प्रशांत किशोर का। दोस्तों, आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने बुधवार को बीजेपी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि यह संभव ही नहीं है कि सूर्य भगवान पश्चिम से उगे, रेगिस्तान में मछली मारी जाए और बीजेपी के नेताओं से कोई काम की बात सुनी जाए। इनके नेताओं को बताना चाहिए कि आखिरकार पीएम मोदी ने कितनी नौकरियां दी। उन्होंने कहा है कि क्या इनके जुबान से किसी ने कभी की शिक्षा और चिकित्सा की बात सुनी है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सिर्फ बेकार की बातें ही देश की जनता को सुनने को मिलती है। वहीं पर उन्होंने कहा है कि अमीर क्यों गरीब हो रहे हैं और गरीब क्यों गरीब होता जा रहा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी और मोदी जी को कभी भी किसी काम की बात को करते हुए नहीं सुना गया है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि कोई भी भाजपा का नेता मुद्दे की बात कर रहा है क्या, कौन क्या चाह रहा है, क्या कह रहा है। भाजपा और मोदी जी के नेताओं से मुद्दे की बात सुनना असंभव है। सूर्य भगवान का पश्चिम से उगना, रेगिस्तान में मछली मारना, आसमान में पेड़ लगाना और बीजेपी से मुद्दे और काम की बात, या चारों चीजें असंभव है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस था। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।